नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश और हम आपका स्वागत करते हैं कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। मैं हूं डॉक्टर तपस्या। दर्शकों, हमारा कार्यक्रम जो है सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आपके बीच में हम लेकर आते हैं, यानी कि हमारा कार्यक्रम सजीव फोन इन होता है और इसी के चलते आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। और आज का जो विषय है वो बहुत खास है। हम सब कई बार इतनी सारी चीज़ों से परेशान रहते हैं जिसका हमारे पास कोई सल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि वो सल्यूशन होता है सीधे पुलिस के पास में या फिर वो सल्यूशन होता है सीधे साइबर क्राइम के पास में। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम जाएं कहाँ, किससे मदद लें। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि आज जो हम लोग बातचीत करने वाले हैं वो बहुत खास विषय है। आज हम लोग बातचीत करेंगे साइबर सुरक्षा पर, क्योंकि ये जो सप्ताह है साइबर सुरक्षा सप्ताह हम लोग मना रहे हैं और इसी के चलते आज का विषय हमने तय किया है। इस पे हम ज़रूर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास एक्सपर्ट जुड़ने वाले हैं थोड़ी ही देर में, लेकिन उससे पहले नज़र डालते हैं तिथि पर। आज की तिथि है विक्रम संवत 2080, अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। दिन है गुरुवार, तारीख है 26 अक्टूबर 2023। इसी के चलते हम हमेशा हमारे कार्यक्रम में इतिहास पे ज़रूर नज़र डालते हैं, क्योंकि इतिहास से हम बहुत कुछ सीखते हैं। वो शिक्षा जो होती है जो हम वर्तमान में लागू करते हैं और भविष्य को बेहतर बनाते हैं। तो आइए नज़र डालते हैं इतिहास पर। आज ही के दिन की अगर मैं बात करती हूँ तो 1934 में महात्मा गांधी के संरक्षण में अखिल भारतीय ग्रामीण उद्योग संघ की स्थापना हुई थी। आज ही के दिन 1943 में कलकत्ता में हैजे की महामारी से अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में अनेकों लोगों की मौत भी हुई थी। जी हाँ, आज ही के दिन 1947 में राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने पर भी सहमत हुए थे। इसी के साथ में 1950 में संत मदर टेरेसा ने कलकत्ता में चैरिटी मिशन की भी स्थापना आज ही के दिन की थी। तो ये तो कुछ चुनिंदा जो हमने इतिहास से चुराए हुए थे, इतिहास के पन्नों से चुराए थे। जैसे कि मैंने कहा, इतिहास से हम सीखते हैं, वर्तमान में हम लागू करते हैं, भविष्य का हम निर्माण करते हैं, यानी कि हमारे विचार भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए नज़र डालते हैं आज के विचार पर। आज का विचार है, आप में कितनी भी प्रतिभा क्यों ना हो, प्रयास और अभ्यास के बिना सब व्यर्थ है। क्या बात है, कितनी अच्छी बात ये विचार हम सबको देता है, सिखाता है, शिक्षा देता है कि हम कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हों, लेकिन हम बार बार उसकी प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो वो टैलेंट हमारा धीरे धीरे हमसे दूर जाने लगता है। तो कीप डूइंग प्रैक्टिस। और इसी के साथ में जैसे कि हम हमारे कार्यक्रम में बहुत ही विभिन्न विषयों पे बात करते हैं, आज भी हमारे साथ में जो एक्सपर्ट जुड़े हैं एक खास विषय पे बातचीत करने के लिए, आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं। हमारे बीच में है राजेंद्र कुमार जी रिटायर्ड डीजी हैं साइबर क्राइम मध्य प्रदेश से। आपका हम स्वागत करते हैं सर। इसी के साथ में हमारे बीच में योगेश पंडित जी हैं, आप साइबर एक्सपर्ट हैं और अधिवक्ता हैं। सर, आपका भी स्वागत है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, हमारा कार्यक्रम सजीव फोन इन है, आप हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं चर्चा से। सर, सबसे पहले मैं राजेंद्र सर आपसे जानना चाहूँगी, आज हम लोगों को साइबर सुरक्षा को लेकर बातचीत करनी पड़ रही है, यानी कि इसका क्राइम बहुत बड़ा होगा तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि साइबर क्राइम क्या है? देखिए, साइबर क्राइम कोई भी डिजिटल डिवाइस, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, फ़ोन और इंटरनेट के इस्तेमाल से कोई भी क्राइम जब किया जाता है जिससे किसी को नुकसान और किसी को फ़ायदा हो, तो इसको साइबर क्राइम कहते हैं। ये आने वाले समय का क्राइम है। पिछले 15-20 साल से इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ा है, इंडिया क्या पूरे विश्व में बहुत तेज़ी से बढ़ा है, और आने वाले समय में सबसे मुख्य समस्या साइबर क्राइम ही रहेगी। जी बिल्कुल। योगेश सर, आप बहुत सालों से क्राइम ब्रांच के साथ में मिलकर लगातार काम कर रहे हैं। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि ऐसे कौन से प्रकरण हैं जो आमतौर पे इस समय पिछले लास्ट कोविड से पहले से अगर बात करूँ लास्ट 5 to 10 ईयर्स के बीच में, ऐसे कौन से प्रकरण जो सबसे ज़्यादा बढ़ गए? जी, देखिए, फाइनेंशियल फ्रॉड सबसे ज़्यादा हमेशा से प्रॉम्प्ट रहा है। हमेशा से लोगों के लिए कंसर्न रहा है कि नकली वेबसाइट बना ली बैंक की या किसी संस्थान की, जिसको फिशिंग अटैक कहते हैं, सबसे कॉमन रहा है। दूसरा, मोबाइल बहुत बढ़ गए, तो मोबाइल से होने वाले अपराध, जिसको हम लोग विशिंग कहते हैं, कॉलिंग फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। देखा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से कॉल आना या इंटरनेट बेस्ड नंबरों से कॉल आना, तो ये दो प्राथमिक ऑफेंसेस हैं जो बढ़ गए। अब बाकी जो ऑफेंसेस है वो इन्हीं दोनों चीज़ों के आगे पीछे ज़्यादातर घूमते हैं। जी बिल्कुल। जैसे कि आपने बोला कि फाइनेंस को लेके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और उसको लेके ही सबसे ज़्यादा क्राइम है। राजेंद्र सर, कैसे क्राइम?
आप थोड़ा सा डिफाइन करेंगे? देखिए, फाइनेंस को लेकर जैसा आपने बताया एक बड़ी भारी चीज़ है, क्योंकि हो क्या रहा है कि आज से बहुत समय पहले हम सारा काम चेक से करते थे। आज पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन हम डिजिटल माध्यम से ही कर रहे हैं, चाहे बैंक में पैसा डालना हो, चाहे बैंक से पैसा निकालना हो, या किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना हो, हम उसी माध्यम से ही कर रहे हैं। इसमें जब तक हम कोई सावधानी नहीं बरतेंगे तो कुछ ना कुछ लोग फ़ायदा उठाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि फ़ोन आएंगे कि साहब आपका अकाउंट बंद हो रहा है, टाइम नहीं है आपके पास, आपने गलत वो भरा था, 2 दिन में अकाउंट बंद हो जाएगा, अगर आपने नहीं ठीक किया तो इसको खोलने में अगले 10 दिन और लगेंगे, तो 8 दिन तक आपका अकाउंट ऑपरेट नहीं हो पाएगा। और आप घबरा करके वो जो पूछता जा रहा है उसको सारी इन्फॉर्मेशन आप देते जा रहे हैं। वो तो एक अलग आदमी है, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन जो आपकी सीक्रेट थी आपने सब उसको थमा दी। उसके बाद कभी वो पूछेगा आपको अपना OTP दे दीजिए, अब आपके पास ये SMS आएगा, अब आपके पास वो SMS पहुंचेगा, और आप उससे जानकारी देते जा रहे हैं तो वो जानकारी उस आदमी के पास पहुंच जाती है। एक बार जब उस आदमी के पास जानकारी पहुंच गई, OTP पहुंच गया, तो वो दूसरे कंप्यूटर में बैठ के वही सारा काम करके पैसा पूरा निकाल लेता है। तो हमारा आप सबसे वही कहना है कि जहाँ तक बैंक अकाउंट आप ऑपरेट करते हैं, सभी लोग ऑपरेट करते हैं, डिजिटल माध्यम से कीजिए, लेकिन उसमें सावधानी ज़रूर बरतिए, क्योंकि बगैर सावधानी बरते अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इसके शिकार हो जाएंगे। लेकिन सर आपकी बात एकदम सही है, लेकिन हम इतना डिपेंडेंट हो गए योगेश सर इस पे कि हमको हर चीज़ बड़ा इजी हो गया है। क्लिक करा ऑर्डर, क्लिक करा घर पे ऑर्डर, हम इसके यूज टू हो गए हैं। ट्रांजैक्शन किया, पॉकेट में पैसे रखना थोड़ा सा हमको लगता है अनईजी हो गया है, तो हमने जल्दी से अपना उठाया, ट्रांजैक्शन कर दिया। ये सब तो समझ में आ रहा है कि हाँ ये कारण है जो आपने बताया सर, लेकिन इनसे बचेंगे कैसे, क्योंकि बड़ा इजी हो गया। इनसे बचने के लिए पहली बात है कि वो जो आदमी आपसे कुछ पूछ रहा है OTP, अपना OTP किसी को भी कभी मत दें, चाहे वो कितनी ही बार बोले। आपके अकाउंट में हो सकता है वो लालच के लिए 10 रुपये ट्रांसफ़र कर देगी, देखिए साहब आपके अकाउंट में हम 10 रुपये ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अब तो हम सही हैं, हम देखिए हम फर्जी नहीं, अब आप सही जानकारी चाहते हैं। आपको लगता है कि वो 5,000 रुपये हमको और फ्री में दे रहा है। ये बात जान लीजिए, दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए। अगर आपको कह रहा है कि साहब वो हमारा आपके पास एक मोटरसाइकिल है, उसके 50,000 रुपये दे रहा है, जिसकी कीमत 20,000 है, तो आप ये जान लीजिए कि कुछ ना कुछ उसके अंदर गड़बड़ है। वो आपसे आपका OTP लेगा, कुछ जानकारी लेगा, और आप बैंक अकाउंट आपका खाली करेगा। तो हमारा यही कहना है कि कोशिश ये करें कि OTP अपना किसी को मत दें। और दूसरा, आपके पास जब भी कोई लिंक आए कि आपके में ये प्रॉब्लम आ गई है, ये लिंक पर क्लिक कीजिए और ये वाली इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, तो वो लिंक आप मत क्लिक कीजिए। ये भी एक बहुत बड़ा रैकेट है। बिल्कुल। आप उस लिंक को आप लीजिए, फिर अपनी तरफ से दोबारा जाके भरिए उसको। जी सर, योगेश सर जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर बोला था कि फेक बैंक बना लेते हैं, कई सारी कंपनी बना लेते हैं। एक कॉमन पीपल, हम जैसे लोग अगर उसको जांच करना चाहें कि ये सही है कि नहीं है, तो क्या उसके भी कुछ मापदंड होंगे जिसको हम देख के समझ सकते हैं? बिल्कुल। अभी श्रीमान ने आपको बताया कि आपको जो लिंक आया है उस पर आप सीधे क्लिक करेंगे तो आप फर्जी वेबसाइट पर चले जाएंगे। और आप अगर इंटरनेट पे गूगल उदाहरण ले लें, गूगल पर सर्च करेंगे अपने बैंक की वेबसाइट, तो अभी खासकर SBI के बारे में थोड़ा सा कहना चाहूँगा। SBI ने अपने डोमेन को अलग कर लिया है। उसका डोमेन अब normal.com.codin जैसा डोमेन नहीं रहा है, उसका डोमेन हो गया है .SBI। तो एक अलग पहचान, अलग एंटिटी हो गई नेशनल बैंक की। दूसरा, अन्य बैंक भी अब इसमें होड़ में लगे हैं कि वो अपने डोमेन, जो वेबसाइट का नाम होता है, उसकी सुरक्षा के लिए क्या और अच्छा, बेहतर क्या और अच्छा कर लें। तो वो भी आए दिन नए सिक्योरिटी को बढ़ाते जा रहे हैं। तो मेन चीज़ जो आपको अभी राजेंद्र सर ने भी बताई कि एकदम से आपको कोई SMS आया, WhatsApp पे आया, तो आपको क्लिक करके सीधे उस पर ट्रांजैक्शन शुरू नहीं कर देना है। हाल ही में एक प्रकरण मैंने देखा था जिसमें आया, एक वरिष्ठ जन है, उनको ये कहा गया कि कॉल आया बाकायदा, और ये कहा गया कि भाई फला फला योजना के तहत आपका जो ATM कार्ड का चार्ज लगता है, कुछ 200, 250, 300 रुपये लगता है, इसको माफ़ किया जा रहा है। आप क्योंकि वरिष्ठ जन है, सीनियर सिटीजन है, इसलिए आपको सिर्फ इस लिंक पे क्लिक करके जानकारी भरनी है। उन्होंने अपने पूरे बैंक अकाउंट की जानकारी भरी इस लालच में कि भाई उनका साल का 300 रुपये नहीं जाएगा, कुछ 1.5 लाख रुपये उनका निकल गया। तो ऐसी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आपके मेहनत का पैसा आपके साथ सेफ रहेगा। बिल्कुल। आपकी बात में हम इसी बात को हम ऐड करेंगे। आपको लगता है कि ये SMS सही है, तो भी आप उसकी जानकारी लीजिए, उस बैंक की वेबसाइट पे खुद जाइए, उसके कॉल सेंटर में कॉल कीजिए कि आपने क्या इसकी स्कीम लॉन्च की है, तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में है कि नहीं है। अगर ऐसी स्कीम लॉन्च की है तो उनकी वेबसाइट पर बैंक में ऑलरेडी स्पेसिफाइड होगा।
और जब भी आप वेबसाइट देखिए तो SBI लिखा हुआ पूरा होना चाहिए। बिल्कुल। होता क्या है कि फ़ोटो वगैरह तो हमें एक पर्टिकुलर बैंक की मिल जाती है, ऊपर कुछ और लिखा रहता है। अच्छा, दूसरा, कई सारी वेबसाइट ऐसी होती हैं, उनसे बचने के लिए एक दो रास्ता और आपको बताते हैं। वेबसाइट पर HTTPS लिखा होता है और कुछ में HTTP लिखा होता है। तो जो S लिखा होता है इसका मतलब वो सिक्योर्ड वेबसाइट है, तो केवल उन्हीं से ट्रांजैक्शन कीजिए जिसमें सिक्योर्ड हो। आजकल हरे रंग का छोटा सा ताला भी बना रहता है किनारे, उससे आपकी समझ में आ जाता है, क्योंकि ये सिक्योरिटी लाइसेंस उसको तभी मिलता है जब इसकी जांच साइबर एजेंसी कर देती है और ये देख लेती है कि ये एप्लीकेशन सही है कि नहीं है। क्योंकि अगर इसके बगैर आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया तो हो सकता है आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन, आपके कंप्यूटर के फ़ोटो सब वहाँ चले जाएँ। बिल्कुल, यानी कि अगर आपको कोई भी ऐसा लिंक आता है, मैसेज आता है जिसमें आपको लग रहा है कि मैं इसका फ़ायदा ज़रूर उठाऊं, तो वेबसाइट पे जाइए, पूरी मामले को चेक करिए, समझिए और हो सके तो उस पर्टिकुलर बैंक में भी जाइए, बातचीत करिए, फिर ही आगे बढ़िए। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। यहाँ पे योगेश जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि जब हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं कि इतनी तरीके से फ्रॉड हो सकता है, आजकल बहुत कॉमन है, सब लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सब पे बहुत ज़्यादा अपने आप को फेम में लेकर आते हैं। हर किसी को ऐसा लगता है कि हम मॉडल बन सकते हैं, सेलिब्रिटी बन सकते हैं, इसके चलते लाइक्स चाहिए होते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें रहती हैं जिसके चलते बहुत यंगस्टर्स उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। उनके लिए आप विशेषकर क्या कहना चाहेंगे? जी, आपका कहने का मतलब है इन्फ्लुएंसर्स जो अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं। जाहिर बात है, हमारा जो इंटरनेट है वो ऐसे ही इवॉल्व हुआ है। पहले वेब 1.0 था, अब 2.0 है, 3.0 है। 1.0 में क्या होता था कि एक व्यक्ति सिर्फ कंटेंट लिखता था, बाकी लोग उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे, फिक्स रहता था कंटेंट। 2.0 में जो लोग जुड़ने लग गए इन वेबसाइट्स के साथ, वो भी अपना कंटेंट क्रिएट करने लगे। 3.0 और बेहतर है, वो ऑटोमेटेड AI बेस्ड कंटेंट बनना शुरू हो जाएगा। 2.0 की अपन बात कर रहे हैं, जिसमें लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और साझा कर रहे हैं दूसरों के साथ। तो इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें, उनके ऊपर भी जवाबदेही होती हैं। कोई भी अगर ऐसी चीज़ वो लिखते हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को अफेक्ट करते हैं, शांति भंग होती है जिससे, या कोई भी ऐसा मटेरियल होता है जो कि सेक्सुअली एक्सप्लिसिट है, तो इनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। ओके जी, मात्र 4 लाइक बढ़ाने से या 400 लाइक बढ़ाने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि एक जनरलाइज मैसेज जाए, एक मास के लिए, एक समाज के लिए एक अच्छा मैसेज जाए, एक अच्छा उदाहरण जाए। सही। बहुत सारी ऐसी तकनीक भी आ गई हैं, मैं जानता हूँ, जहाँ पे ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपके लाइक बढ़ जाते हैं। तो ये तमाम कंपनीज भी आजकल इस पर काम कर रही हैं कि आपके जो यूज़र्स हैं वो फर्जी हैं या जेन्युइन यूज़र्स हैं, इसके लिए भी वो चेक कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी लगातार हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। राजेंद्र जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि हम जब डिस्कशन कर रहे थे तो सेक्स टॉर्शन को लेकर भी आपने बातचीत करी थी कि इस तरीके के भी प्रकरण सामने आ रहे हैं, वो किस तरीके से हैं और क्या कुछ उदाहरण दे पाएंगे उनके? देखिए, सेक्सटॉर्शन के केसेस हाल के समय में काफ़ी बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे केसेस इस तरह के हो चुके हैं। ये मोस्टली यंगस्टर्स या कुछ ऐसे लोग जो अकेले हैं, उनके पास फ़ोन कॉल जाती है, वीडियो कॉल, और वीडियो कॉल में कोई लड़की बात करती है और फिर बात करते हुए तुरंत वो अपने कपड़े उतारना शुरू करती है। वो आपसे भी कहती है कि आप भी उतारिए, हम दोनों लोग मज़ा करते हैं, और फिर दोनों कपड़े उतारते जाते हैं, जैसा उनके कहने पे वो भी काम करने लगते हैं। और लेकिन वो लड़की की साइड का जो बंदा है वो सब रिकॉर्ड करता जाता है। जब ये रिकॉर्ड हो जाता है, आपको तो उस समय लगा कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2 दिन बाद आपके पास फ़ोन पहुंचता है कि मिस्टर, आपका ये न्यूड वीडियो हमारे पास अवेलेबल है, आप इतना रुपए दीजिए, नहीं तो ये इंटरनेट पर अपलोड कर दिया जाएगा। और उस समय शर्म के मारे आप परेशान हो जाते हैं कि हम करें तो क्या करें। अब ये वीडियो बन गया है, ये तो अपलोड हो जाएगा, अब ये कितना मांग रहा है, 10,000, 50,000, 1 लाख, चलो दे देते हैं, शायद बंद हो जाए। देखिए, वीडियो पर एक एविडेंस आ गई है तो वो ख़त्म नहीं होगी। आज जो बात 10,000 से शुरू हुई है, 10 लाख तक पहुँचेगी। अगर ऐसा हो जाए, हिम्मत कीजिए, पुलिस के पास जाइए और वहाँ जाके बताइए कि ऐसा ऐसा मेरे साथ ये हुआ है। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि उसकी डिमांड एक पर नहीं रुकेगी, लगातार चलती रहेगी और पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी। इस तरह के कई सारे केसेस हुए हैं। पहली बात, अननोन आदमी से वीडियो कॉल मत एक्सेप्ट कीजिए, और इस तरह की बातें अगर कोई कर रहा है मत कीजिए, तुरंत फ़ोन काट दीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। हमारा कार्यक्रम सजीव फ़ोन इन है, यानी कि आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। योगेश सर, जैसे कि अभी सर ने बताया कि ऐसे प्रकरण भी सामने आ रहे हैं, ऐसे लोन ऐप को लेकर भी बहुत सारे केसेस आते हैं। हाल ही में कुछ लोन की वजह से लोगों ने आत्महत्या तक करी, भोपाल की ही अगर बात की जाए, तो ऐसे संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? जी,
भारत शासन ने लगभग 650 के ऊपर लोन ऐप्स को ब्लॉक कराया था। उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोन ऐप्स हैं जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल होते हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। ज़्यादातर युवा हैं जो 5,000 से 10,000 रुपये के लिए इन लोन ऐप्स पर जाते हैं। ये लोन ऐप क्या मांग करते हैं आपसे? आपके दस्तावेजों की मांग करते हैं, आपके आधार आईडी, आपका पैन आईडी। भारत शासन ने, MHA ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अलग से इसके लिए एक सर्कुलर भी जारी करा था, जिसमें उन्होंने ये चिंता जाहिर भी करी थी और वार्न भी किया था लोगों को कि आप बिल्कुल अपना आधार आईडी और पैन कार्ड एक साथ किसी को साझा ना करें, नहीं तो इसका दुरुपयोग हो जाता है। दुरुपयोग कैसे होता है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये जो लोन ऐप कंपनीज़ हैं, ये आपके जो दस्तावेज हैं इनको माइक्रो लोन कंपनीज़ के पास शेयर कर देते हैं और आपके सोशल मीडिया पर जाके आपकी फ़ोटोग्राफ्स को ढूंढकर वहाँ पर अपलोड कर देते हैं। लोन की जो प्रक्रिया होती है उसमें आपको जाना होता है, आपका फ़ोटो खींचता है, आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है, बहुत तरह की चीज़ें। तो ये सब चीज़ें खुद ही स्वतः भर देते हैं और आपके नाम पर लोन इशू कर देते हैं। विक्टिम को सबसे आखिर में पता चलता है कि मेरे नाम पर लोन इशू हो गया है, उसमें क्या इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, कितने समय में हो रहा है, किस अवधि में हो रहा है, ये सब उसको नहीं बताते हैं। ऐसे स्थिति में आके व्यक्ति प्रेशर में पड़ता है। तो बिल्कुल आप सचेत रहें इस बात में कि आप अपना आधार, पैन कार्ड किसी को भी आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत इच्छा है अगर लोन लेने की तो जो नेशनलाइज बैंक है वहाँ जाएं, थोड़ा जटिल ज़रूर होगा आपको, बट आप कम से कम सुरक्षित रहेंगे। सही बात है, बिल्कुल इसी सही है। में हम एक दो बात ऐड करना चाहेंगे कि देखिए, ये आपको लोन ऐप जो आते हैं, ये आपको 10,000 का लोन 5 मिनट के अंदर दे देते हैं। 5 मिनट पे आपके अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है, आपको लगता है बहुत अच्छा हो गया, लेकिन इसके एवज में आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपके फ़ोन पे जितने भी फोटोग्राफ्स हैं, सारे के सारे उनके अकाउंट में चले जाते हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद इनका असली खेल शुरू होता है। जैसे आपने 10,000 का लोन लिया तो ये कहेंगे 2,000 रुपये तो हमने सर्विस चार्ज में काट लिए, बाकी का पैसा आपको 10 दिन के अंदर तुरंत देना है हमको। 10 दिन के अंदर आप नहीं दे पाए, फिर आपसे कहेंगे नहीं एक और लोन ले लीजिए। दोबारा आपने लोन ले लिया, फिर दोबारा लोन ले लिया, अल्टीमेटली 50-60 हज़ार रुपये हो जाएगा। उसके बाद ये आपको और फंसाएंगे, खूब गाली गलौज करेंगे और कहेंगे कि साहब अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने हैं सबको फ़ोन जाएगा, आपके बॉस को फ़ोन जाएगा, आपके लड़के को फ़ोन जाएगा, सबको फ़ोन करेंगे। आप वो न्यूड फ़ोटो आपके बनाएंगे मॉर्फ करके, वो न्यूड फ़ोटो पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट के सभी लोगों के पास पहुँचेंगे। तो इंसान शर्म के मारे, पैसा नहीं दे पा रहा हो, शर्म के मारे कुछ ना कुछ करने पर मजबूर हो जाता। तो हमारा जैसे योगेश जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि इस तरह के लोन ऐप से आप लोन मत लीजिए, किसी भी तरह से मत लीजिए। इसके बजाय आप बैंक में जाइए, जो उनको लगता है कागज लगे वो दे करके लोन लीजिए। तो सर आपका कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति ने लोन लिया उसके जो कितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट वहाँ पे थी वो इन्फॉर्मेशन भी पहुँच जाती है? पूरी जैसे आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, सारे कॉन्टैक्ट्स आपके कॉपी हो जाते हैं, सारे कॉन्टैक्ट्स आपके फ़ोन में जो भी फ़ोटो हैं सब के सब चले जाएंगे। तो ये एप्लीकेशन की जब हम बात करें, ये तो हमने लोन एप्लीकेशन की बात करी, अदरवाइज बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, तो क्या उसमें भी यही एप्लीकेबल है? बिल्कुल, ये तो एक समस्या है। आप जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करें सोच समझ के डाउनलोड करें। जैसे उसमें बहुत लंबी सारी इबारत लिखी रहती है, एग्री एग्री आप करते चले जाते हैं, और होता वही है कि आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट वो ले लेते हैं। कुछ ऐप ज़रूर कहते हैं कि फ़ोटो शेयर कीजिए, फ़ोटो शेयर कीजिए, फ़ोटो अलाउ कीजिए। तो मेरा तो ये कहना है कि अपने फ़ोन पे किसी भी तरह के गलत फ़ोटो या इंटीमेट फ़ोटो मत रखिए। आप अवॉइड कीजिए, किसी भी तरह का फ़ोटो हो, अगर गलत खिंचा हुआ फ़ोटो है मत रखिए फ़ोटो आप, क्योंकि हो सकता है कि आपका फ़ोन से फ़ोटो कहीं और चला जाए और कल आपको इंटरनेट पे कहीं और कुछ और देखने को मिले। नहीं, आपने बहुत अच्छी जानकारी लगातार यहाँ पे आप दे रहे हैं, क्योंकि होता ये है कई बार एप्लीकेशंस हम लोग डाउनलोड करते जाते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि उसके बदले में हमें क्या मिलने वाला है, और शायद हमको लगता है हमारे साथ तो ऐसा क्यों ही होगा, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे साथ नहीं होगा, ये सभी के साथ हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर एक आप शायद एक उदाहरण भी दे रहे थे एक मूवी का, कि जिसमें एक था सीरियल कि है सीरीज जामताड़ा, किसी OTT प्लेटफॉर्म पर है, आप चेक कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। ये वास्तव में हकीकत है। जामताड़ा गिरिडीह जिला झारखंड राज्य में एक गाँव है, उस गाँव में हकीकत में ये होता है। जब मैं DG साइबर क्राइम था तो हमारे यहाँ से पुलिस टीम हर 15 दिन में एक बार जामताड़ा किसी न किसी बात पे जाती थी, और वहाँ के SP साहब भी हमसे बोले कि साहब पूरे कंट्री की पुलिस आजकल यहीं पर आती है। एक बार उसको देखेंगे तो बैंक फ्रॉड का आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से फ्रॉड हो सकता है। बिल्कुल, क्या लगातार जानकारी जो हम लोग आपको दे रहे हैं बहुत ही खास है, क्योंकि छोटी छोटी इग्नोरेंस होती है। ये हम ये नहीं बोलेंगे कि आपको नॉलेज नहीं है, इग्नोरेंस है जिसके चलते हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। सर योगेश सर, हम
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, वो किस तरीके से काम करता है इसमें। और अगर मैं बात करती हूँ साइबर क्राइम की, तो क्या उसका पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ इफेक्ट पड़ा है? मैं आपको उसके दोनों पहलू बताता हूँ। पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है क्या। आप कंप्यूटर की मदद से अलग अलग परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन यूज़ करके कोई भी चीज़ बना सकते हैं। काल्पनिक हो सकती है वो कोई प्रोग्राम बेस्ड हो सकती है। आप एक प्रोग्राम लिख सकते हैं, आप कोई तस्वीर बना सकते हैं, आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि आपके मन में ये आया कि भाई अगर भारतीय परिवेश में सुपरमैन होता तो कैसा दिखता, कुछ भी आप कल्पना कर सकते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ़ायदे बताता हूँ मैं आपको। कुछ लोग यानी बच्चे जो हैं, छात्र हैं, वो आज की डेट में अपना प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अभी हाल ही में कुछ समय मेरा प्रेजेंटेशन था, तो मैंने लोगों को कहा कि आप अपना प्रेजेंटेशन 8 सेकंड से 16 सेकंड में बना सकते हैं। एक पूरा प्रेजेंटेशन आप 8 से 16 सेकंड बना सकते हैं। आजकल कंप्यूटर आ गया, तो चैट जीपीटी के बारे में दर्शकों ने सुना होगा, और इससे बेहतर और अच्छे टूल्स आ गए हैं। तो चैट जीपीटी का उपयोग करके तो एक बेस लाइन हो गया है चैट जीपीटी, तो कि आपका पूरा मटेरियल बना देगा। बट वो जो मटेरियल आपने इंटरनेट से निकाला, उससे आपका पूरा एक प्रेजेंटेशन बन जाए, ये और बढ़कर एक चीज़ हो गई। दूसरा, आप कोई भी फोटोग्राफ्स उससे बना सकते हो। तो इसका अच्छा उपयोग भी हो गया और गलत उपयोग ये हो गया कि लोग उसमें एआई का उपयोग करके गलत फोटोज बना सकते हैं। लॉ इन्फोर्समेंट भी इसका यूज़ कर रही है फुटेज एनालिसिस से लेके एविडेंस एनालिसिस में। तो एआई का एक बहुत ब्रॉड यूज़ हो गया, बहुत ब्रॉड यूज़ हो गया। करेक्ट, यानी कि ये सबके हाथ में। चीज हम कहना चाहेंगे, इसके माध्यम से फेक वीडियो बनाए जा सकते हैं। जो अभी तक हम लोग केवल मॉड फोटो की बात कर रहे थे और हम वीडियो पर विश्वास करते कि वीडियो में दिख रहा है तो मतलब बात बिल्कुल सही है। बात है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम फेक वीडियो बना सकते हैं कि बॉडी किसी की, चेहरा किसी का, आवाज़ किसी की। हो सकता है उन सज्जन ने वो बात कभी बोली ही ना हो, लेकिन वीडियो में वो वही बात बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, फेक एंकर्स भी आ गई हैं। बिल्कुल, हालांकि बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं राजेंद्र सर आपसे भी जानना चाहूँगी कि पुलिस डिपार्टमेंट का क्या रोल होता है। अगर मैं साइबर क्राइम की बात करती हूँ तो उन दोनों का आपस में सामंजस्य कैसे रहता है, किस तरीके से मदद करती है पुलिस? देखिए, अगर आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम हो तो पहली बात एमपी साइबर सेल में जाकर उसकी आप लिखित में रिपोर्ट भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। भारत सरकार का भी एक वेबसाइट है, वहाँ भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारा कहना ये है कि जब भी आपके साथ अगर खुदा ना खास्ता हो जाए तो इसमें घबराने या शर्माने की ज़रूरत नहीं है। कि कई पढ़े लिखे लोगों को मैंने देखा है, हाईली क्वालिफाइड, कि साहब पैसा तो चला गया, हम किस मुंह से कहें कि मैंने खुद ही ओटीपी दिया था। तो मैंने कहा हो गया तो हो गया, अब उसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए और वहाँ जाके लिखित में शिकायत करिए, एक्शन ज़रूर लिया जाएगा। हो सकता है थोड़ा समय लगे, क्योंकि साइबर क्राइम को डिटेक्ट करना बड़ा ही मुश्किल काम है। जो नॉर्मल क्राइम होता है, जैसे किसी आदमी को किसी को लूटना है तो उसे एक ताकत चाहिए, उस आदमी को ओवर पावर कर सके। दूसरा, वो देखता है कि समय ऐसा हो कि ताकि हम भाग सकें। सही है। और तीसरा हो कि हमारे टाइम सही हो। लेकिन साइबर क्राइम में क्या चाहिए? ना आपको ताकत चाहिए, ना समय चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आप रात को 2 बजे घर के बिस्तर पर बैठे बैठे भी साइबर क्राइम कर सकते हैं, अस्पताल में हो तो भी कर सकते हैं। केवल आपकी उंगलियों में ताकत और दिमाग होना चाहिए। क्या बात है। योगेश सर, जैसे कि सर ने बताया कि आप पुलिस के पास जाएं, कंप्लेन करें, साइबर क्राइम के साथ वो मिलकर एक बेहतर रिजल्ट, परिणाम हमको दे सकती है जो लोगों की मदद कर सकते हैं। आपको लगता है कि लोग पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में जाके या क्राइम ब्रांच में जाके? ये आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है। ज़्यादातर जो विक्टिम होते हैं वो अपनी जानकारी, जैसे कि राजेंद्र सर ने आपको बताया, कि पूरी बात नहीं बताते। हाँ। पूरी बात नहीं बताते हैं, थोड़ा शर्म के मारे, थोड़े सामाजिक विचारधारा के हिसाब से थोड़ा उनको लगता है कि अरे ठीक है, रुपए पैसे का हानि हो गई है, लेकिन हमें और दूसरी चीज़ ना हो। तो ऐसा नहीं है। आप पुलिस के पास आके अपनी पूरी जानकारी साझा करें, और पुलिस हमेशा तत्पर है आपकी मदद के लिए। आप जितनी ज़्यादा बेहतर जानकारी बता पाएंगे सामने वाले के बारे में। देखिए, क्योंकि क्या होता है, साइबर अपराधी तो घर बैठ के काम कर रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए लॉकडाउन के समय, अलग समय में शायद घर से काम करना जटिल रहा होगा, लेकिन साइबर अपराधी हम पहले दिन से घर से काम करता है। उसके लिए हमेशा से वर्क फ्रॉम होम ही रहा है ना। तो उनके पास चोरी का डेटा आता है, चोरी के डिवाइसेस आते हैं, उसके माध्यम से तमाम चीज़ें वो लोग कर रहे होते हैं। आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप सबसे पहले इसको रिपोर्ट करें, जो कि गवर्नमेंट का वेबसाइट है, जैसा कि श्रीमान ने आपको बताया, cybercrime.gov.in पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं, या इसका हेल्पलाइन नंबर है 1930। इन दोनों चीज़ों पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं, और नहीं तो अपने संबंधित जो आपके साइबर सेल है वहाँ पर आप पहुँच के एक लिखित में कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। लेकिन सर, यहाँ मेरा एक प्रश्न है कि जैसे आपने बताया कि लोग थोड़ा सा झिझकते हैं, सामाजिक प्रेशर होता है या खुद की एक आइडेंटिटी होती है, उसको चलते नहीं बताते हैं।
तो क्या ये जितनी भी इंफॉर्मेशन वो चलिए दे भी दिया व्यक्ति ने, गोपनीय रहती हैं इसमें? क्योंकि गोपनीय ये भी रहती है, बड़ा गोपनीय इम्पोर्टेंट है रहती जी। पुलिस के पास अब जो भी खबर देते हैं वो गोपनीय रहती है, पुलिस के बाहर वो खबर नहीं जाएगी। बिल्कुल। और हमारा कहना है अगर गलती हो भी गई कभी किसी से, जैसे हम देखते हैं कई बार लड़कियां भी आती थी साइबर सेल में, कुछ गलत फ़ोटो खिंच गए या कुछ गलत फ़ोटो मॉर्फ कर गए, और भोपाल का ये केस था, उसमें लड़की ने आत्महत्या कर ली थी, जी। तो मुझे भी देख के बड़ा ख़राब लगा था। तो हमारा कहने का मतलब है सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी ज़िंदगी है, बाकी सब चीज़ें गलतियां वगैरह सब बहुत छोटी सी चीज़ें होती रहती हैं, उसमें मत घबराइए, अपने माता पिता अपने भाई बहन को बताइए। बिल्कुल। इसमें कुछ ऐड करना हाँ चाहूँगा जी। मैं, जो श्रीमान ने बताया बहुत अच्छी बात सर ने कही कि आपका जीवन इम्पॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय में एक PIL लगाई गई थी, जिसके रिट पिटिशन लगाई गई थी, जिसके माध्यम से cybercrime.gov.in की वेबसाइट पर एक अलग सेक्शन बना दिया गया, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले साइबर अपराध। उसमें एक बहुत अनोखी कैटेगरी ऐड की गई है, आप अगर समय मिले आप ज़रूर चेक करिएगा, cybercrime.gov.in। उसमें एक ऑप्शन बना हुआ है रिपोर्ट अनोनिमसली, यानी बिना अपनी पहचान बताए भी महिलाएं बच्चियां अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकती हैं। उसमें आपको अपना कोई नाम नहीं बताना, कोई मोबाइल नंबर नहीं डालना, कोई ईमेल आईडी नहीं बताना, आप सीधे बता सकते हैं कि कहाँ ये अपराध हुआ है, इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट पे, व्हाट्सएप पे, किसने किया, वो सस्पेक्ट तो अननोन है, तो आप सीधे उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स, पेरेंट्स को हम ये बात बताते हैं कि अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो आप इसको रिपोर्ट करें, पहले रिपोर्ट तो करें, पुलिस तक जानकारी तो पहुंचे। पुलिस क्या कर सकती है, उस हर फाइल का एक यूनिक हैश वैल्यू होता है। कोई भी फोटोग्राफ या कोई भी वीडियो साझा हो रहा है ना, उसका एक यूनिक हैश वैल्यू होता है, उसके माध्यम से इसको ब्लॉक करा सकते हैं, इसके ओरिजिनल सोर्स तक पहुंच सकते हैं, जो कि पहले संभव नहीं था, अब ये संभव है। क्या बात है सर। अगर मैं व्हाट्सएप की बात करूं, जैसे सर ने बोला कि कोई वीडियो डिलीट नहीं होता है, कई बार होता है कि आपने बोला कि डिलीट कर दीजिए मेरा वीडियो में या फोटो, तो सामने वाला कॉन्फिडेंटली बड़ा अच्छे से डिलीट कर देगा, आपको लगेगा अब तो गया, बट वो जाता नहीं है, जैसे कि अभी हम लोग बात भी कर रहे थे। तो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी कि वो जो डिलीटेड है वो वाकई डिलीटेड है? किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन में कुछ भी डिलीट नहीं होता। बिल्कुल, ये बात ध्यान रखिए। आप जो डिलीट बटन दबाते हैं, केवल एक ऊपर ये आ जाता है इतनी जगह खाली है, कुछ भी डिलीट नहीं होता। इसके सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, आप उन सॉफ्टवेयर में लगाइए, पूरा का पूरा डिलीटेड इन्फॉर्मेशन निकल आता है। हम लोग साइबर सेल में बहुत सारे फ़ोन्स में ये काम कर चुके हैं। इसलिए हमारी तो आप सबको सलाह है, अपने कोई इंटीमेट फ़ोटोग्राफ मोबाइल फ़ोन पे मत खींचिए, अवॉइड कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि आज उन्होंने फ़ोटो खींच लिया, फ़ोन तो मेरे ही पास रहता है, कल फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आई, उन्होंने मार्केट में भेजा फ़ोन ठीक कराने के लिए। जितने मार्केट में आप जाते हैं वो बंदा पहले क्या करता है, पहले आपका फ़ोन कनेक्ट करता है, पूरा फ़ोटो डाउनलोड कर लेता है, और सडनली आपको 10 दिन बाद आपको अपना फ़ोटो कहीं नेट पे दिखने लगता है, ये फ़ोटो तो मैंने यहाँ पर कैसे पहुँच गया। इसलिए हमारी आप सबसे सलाह है कि इस तरह के फ़ोटो मत खींचिए, और डिलीट फॉर्मेट करने से भी कुछ नहीं होता, सब चीज़ें उसके अंदर रहती हैं। अगर आपको कुछ ऐसा करना पड़े तो उसके अंदर उतनी ही इन्फॉर्मेशन आप 2-4 गाने क्या 200 बार गाने भर दीजिए, कुछ और भर दीजिए, तो ही इन्फॉर्मेशन ख़त्म होगी, अदरवाइज इन्फॉर्मेशन नहीं ख़त्म होगी। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब कोई व्यक्ति अपनी जॉब के लिए रिज्यूमे कई जगह पे अपलोड कर देता है, कॉल्स आते हैं इंटरव्यू के लिए, वो तो बैठे ही हैं कि हमको आए कॉल आए, तो जब ये ऐसे कॉल आते हैं तो हम कैसे समझेंगे कि वो वाकई ऑथेंटिक कॉल है या नहीं? बताइए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हाँ। जब भी आप कहीं अप्लाई करते हैं तो भाई आपको उसके लिए कॉल आ रहा है। हाँ। तो ट्रू कॉलर पर पूर्णतः आपको विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रू कॉलर पर कोई भी अपना नाम परिवर्तित कर सकता है, फर्जी नंबर डाल के उसमें फला फला लिख सकता है, तो ट्रू कॉलर एक ऑथेंटिक ऐप नहीं है। आप फिजिकल वेरिफिकेशन ही करें, ये बात आप मान के चलें। कई बार ऐसा देखा गया है सिनारियो कि लोग इंटरनेट पर जाके कस्टमर केयर नंबर सर्च करते हैं, वो कस्टमर केयर नंबर ही फर्जी होता है। तो आप इसके जो वेबसाइट है, जो आपकी टारगेट वेबसाइट है जिसको भी आप सर्च कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट से लिए हुए नंबर पर ही फ़ोन करें, उनके वहाँ मेंशन ईमेल पर ही बात करें। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पे। आपने जो जॉब वाली बात करी वो बात बिल्कुल सही है। इस तरह के रैकेट में भी बहुत लोग फंस चुके हैं। तो हमारा कहना है कि अब चूंकि आपको नौकरी की ज़रूरत है तो हर एक पर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, तो इन्फॉर्मेशन दीजिए, लेकिन अगर वो आपसे मांग रहा है कि 5,000 रुपये जमा कीजिए तो हम ये करेंगे, 2,000 जमा कीजिए, वो बिल्कुल मत कीजिए।
क्योंकि उसमें वो आपको लालच देना शुरू करता है। आपका इंटरव्यू फिक्स हो गया है, एक फर्जी इंटरव्यू किसी से करा देगा, अब आपका ये हो गया 10,000 जमा कीजिए। मैंने लोगों को देखा है इसमें 50,000 रुपये तक लोगों ने जमा किए हैं और उस दिन के बाद फ़ोन उनका बंद हो जाता है। बिल्कुल, कई सारी कंपनी ऐसी होती हैं सर जिसमें कि बोला जाता है कि हम आपको जॉब देंगे, जो आपकी बेसिक सैलरी है उसका 50% आपको कंपनी को देना होगा। इसके चलते वो एक कॉल मतलब बोलते हैं ना कि लेटर भी दे देते हैं एक बार, है ना, कि आप लोग यहाँ पे हो गए, अपॉइंटमेंट लेटर दे देते हैं, अगेन पैसे ले लेते हैं, जिसमें बहुत बार कॉमनली फंसते हैं लोग। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं फंसिए, एक बार ज़रूर इस पर ध्यान दीजिए। अब ये तो बात हो गई है कि कौन कौन से हमने क्राइम देखे हैं आसपास और जो कॉमनली आते हैं आपके पास में, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि जब हमने दर्शकों को इतनी जानकारी दे दी तो ये बात आ जाती है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं आपसे जी देखिए, पहली चीज़ तो क्या करना है, तो आपका पासवर्ड जो होता है वो आपके डिजिटल कंटेंट की रीढ़ की हड्डी होता है, आप ऐसे समझ लीजिए। इट इज़ द बैकबोन ऑफ योर डिजिटल कंटेंट। तो पासवर्ड हम सब जानते हैं कि पासवर्ड बहुत जटिल होना चाहिए, है ना, बहुत मजबूत होना चाहिए, उसमें अपर केस लोअर केस कैरेक्टर हो, स्पेशल सिंबल हो। लेकिन अपना पासवर्ड हम इतना जटिल भी नहीं बना लें कि हमें सब याद ना रहे, ठीक है। तो पासवर्ड ऐसा रहे जो मुश्किल हो लेकिन हम याद भी रख पाएँ, ठीक है। इसमें हम अपर केस लोअर केस कैरेक्टर्स यूज़ करें और बहुत सरल भी ना रखें कि भैया 1 2 3 4 5 रख दिया तो कोई गेस कर ले, ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरा, जो साहब ने भी कहा था कि HTTPS का प्रोटोकॉल का यूज़ करें, वो सिक्योर होता है। हर कॉमन वेबसाइट पर जाके अपने पासवर्ड आप सेम ना रखें, सारी वेबसाइट्स का एक पासवर्ड आपने रख दिया, ऐसा ना रखें। दूसरा, अपने जो पिन है, OTPs है, इनको आपको सिक्योर रखना है, ठीक है। आपको एकदम किसी को भी अपनी जानकारी शेयर नहीं करनी। पासवर्ड मैनेजमेंट एक कला है भाई। पासवर्ड मैनेज करने के लिए एक आम व्यक्ति के पास 10 से 15 पासवर्ड होते हैं, तो आप उसको कहाँ सिक्योर करें। उसके लिए एप्लीकेशन आती है पासवर्ड मैनेजर, वो भी एक और पासवर्ड की मांग करती है। तो आप अपने जीवन को और जटिल ना बनाएं, डायरी पेन का इस्तेमाल करें, वो सबसे बढ़िया है, ठीक है। तो एक इतनी चीज़ें मैं कहना चाहूँगा जी। बाकी सब। अच्छा, पासवर्ड के बारे में आपने बहुत सही बात कही। उसमें हम एक चीज़ जोड़ना चाहेंगे, पासवर्ड में जानबूझ करके कुछ गलती लिखें जो चीज़ होती नहीं है। जैसे डॉग है, डॉग आप पासवर्ड में डाल रहे हैं तो आपके डॉग की स्पेलिंग DOG नहीं होनी चाहिए, DEG होनी चाहिए। क्योंकि अगर मुझे मालूम भी पड़ जाए कि ये डॉग उसमें लिखा हुआ है लेकिन आपको मालूम है इसकी स्पेलिंग में ये गलती है। जैसे आपने बोला पासवर्ड हमने लिखा 1 2 3 4 5 6, तो लास्ट का जो 6 है, 6 की जगह X लिख दीजिए या 2 की जगह O लिख दीजिए। ये आपको पता रहे कि इसके अंदर गलती 3rd नंबर में है या 5th नंबर में है। क्योंकि अगर आपको किसी को भी पासवर्ड पता चल जाएगा तो वो भी आप बच सकते हैं। और दूसरा, एक बात सही है, एक छोटी सी डायरी रखिए, उसमें कुछ पासवर्ड जो आपके खास हैं उनको रखिए, लेकिन पासवर्ड आप चेंज जरूर करते रहिए। और स्टैंडर्ड पासवर्ड बर्थडे से जोड़ करके मत बनाइए। पासवर्ड क्रैकर मशीन आती हैं और उसमें पहले ही उस आदमी के और उसे फैमिली के बर्थडे डाल देते हैं, मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट में पूरे पासवर्ड निकल आते हैं। पासवर्ड मैनेजर एक अच्छा खासा है, लेकिन कई चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच जाए इस पर कोई हम भरोसा नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। एक चीज़ आप फेसबुक को लेकर भी बोल रहे थे, हाँ, इंस्टाग्राम। फेसबुक को लेकर के हम नए यंगस्टर्स को बोल रहे हैं कि आप जो भी अपना अकाउंट बनाते हैं उसको पब्लिक ओपन मत कीजिए। हो सकता है आपको लाइक्स कुछ ज़्यादा ही मिल जाए, लेकिन आप मत करिए। केवल जो आपके लिमिटेड फ्रेंड्स हैं, 50 60 200 500 जो भी लिमिटेड फ्रेंड्स हैं, केवल उन्हीं को अपनी जानकारी शेयर कीजिए। क्योंकि जहां आपने अकाउंट पब्लिक किया उसका मतलब ये होता है कोई भी आदमी कहीं पर भी बैठा है वो आपके अकाउंट को देख सकता है, आपके सारे फ़ोटो भी देख सकता है, आपकी सारी चीज़ें भी जान सकता है। और फेसबुक अकाउंट या इंस्टाग्राम में केवल आप लिमिटेड जानकारी ही दें जो वो कहते हैं मजबूरी में देना है, कि ये नहीं कि अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना सब कुछ, फादर मदर सबके नाम देते चले जा रहे हैं, वो आप मत दीजिए। लिमिटेड जानकारी दीजिए। और जो आप फ़ोटो अपलोड करते हैं वो फ़ोटो देख लीजिए, जो अच्छे हों, ठीक ठाक हों, उन्हीं को अपलोड कीजिए। हो सकता है आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ आपने कुछ वैसे फ़ोटो खिंचाए हैं, वो आज आपने फ़ोटो अपलोड कर दिए। हो सकता है कि आपकी आज बहुत अच्छी दोस्ती रही है, आपने एक दूसरे को पासवर्ड शेयर कर दिए, कल को ब्रेकअप हो गया तो ब्रेकअप होने के बाद दूसरे शख्स ने 10 तरह के आपके अलग फ़ोटो डाउनलोड कर दिए, फिर अपलोड कर दिए, और फिर आप दिक्कत में आ जाते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी लगातार आप दोनों ने यहाँ पे दी, जो मुझे लग रहा है हमारे तमाम दर्शक जो देख रहे थे, सुन रहे थे, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा होगा। हमारे बीच में राजेंद्र कुमार जी थे जो कि रिटायर्ड DG हैं साइबर क्राइम सेल से। इसी के साथ में हमारे बीच में योगेश पंडित जी थे, आप साइबर एक्सपर्ट और अधिवक्ता थे। आप यहाँ पर समय निकाल कर आए, दोनों बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, यहाँ पर हमारा अगला सेगमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, फिटनेस।
अगर हम फिटनेस की बात करते हैं तो योगा सबसे ज़्यादा अपनाया हुआ फिटनेस का मंत्र होता है। तो आइए लेकर चलते हैं, देखते हैं योगा में क्या कुछ खास है फिटनेस के सेगमेंट में। योगस्य चित्ता वृत्ति निरोधा, जिसका अर्थ है चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना ही योग है। महर्षि पतंजलि द्वारा योग की यह परिभाषा दी गई। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं योग विशेषज्ञ डॉक्टर उर्मिला प्यासी मैम। मैम, आपका स्वागत है। मैम आज हमें प्राणायाम व आसन बताएंगी और उनसे होने वाले फ़ायदे बताएंगी। तो चलिए आज का हम यह कार्यक्रम शुरू करते हैं। श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए चिन को नीचे लेके आएंगे। अगेन श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए। इसके बाद हम गर्दन को राइट साइड लेके आएंगे, राइट शोल्डर के पास लेकर आएंगे श्वास भरते हुए, और धीरे से गर्दन को लेफ्ट साइड शोल्डर की तरफ लेके जाएंगे श्वास छोड़ते हुए। शोल्डर्स को क्लॉकवाइज मूव करना है, आगे से पीछे की तरफ, श्वास को भरते और छोड़ते हुए, और शोल्डर्स को ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे। श्वास को लेते छोड़ते कोरिलेट कीजिए और कोहनी दोनों मिलाते हुए जाएंगे। बैठने वाले हमारे अगले आसनों में है तितली आसन, जो कि थाइस के फैट के लिए और महिलाओं की पेल्विक रीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसको करने के लिए दोनों पैरों को सामने फैलाएंगे, फिर घुटनों से मोड़ते हुए दोनों पैरों के पंजों को इस प्रकार से मिलाएंगे कि एड़ियां शरीर के जितना हो सके पास रहे। फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए दोनों पंजों को होल्ड करेंगे और घुटनों को तितली के पंखों की भांति ऊपर नीचे करेंगे। बार्जर आसन करने के लिए दोनों हथेलियां जमीन पर इस प्रकार रहेंगे कि हमारे हाथों और पैरों के बीच में बराबर गैप रहे। पंजे पीछे पलटे हुए रहेंगे। गहरी श्वास भरते हुए गर्दन को धीरे से ऊपर की तरफ मूव करेंगे और स्पाइन हमारा नीचे की तरफ कर्व हो जाएगा। दृष्टि ऊपर की तरफ रहेगी और श्वास छोड़ते हुए नाभि की तरफ देखना। गर्दन को धीरे से मूव करना है दृष्टि ऊपर की तरफ और श्वास छोड़ते हुए नाभि की तरफ देखना है। फिर से श्वास भरते हुए। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो गर्दन की मूवमेंट ना करते हुए केवल स्पाइन को मूव करेंगे। प्राणायाम के सेशन में हमारा प्राणायाम है अनुलोम विलोम और शीतकारी और शीतली। शीतकारी और शीतली प्राणायाम दोनों ही गर्मी के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो पहले हम करते हैं शीतकारी। कोई भी प्राणायाम करने के लिए किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन, सुखासन या वज्रासन या पद्मासन में बैठ सकते हैं। हम सुखासन में बैठे हुए हैं। शीतकारी प्राणायाम करने के लिए गहरी दोनों जबड़ों को ऊपर और नीचे के दांतों को मिलाते हुए लिप्स को ओपन करेंगे और गहरी श्वास को अंदर लेंगे और पूरी श्वास अंदर जाने के बाद नाक से धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। लिप्स क्लोज करके श्वास को धीरे धीरे नाक से एक बार फिर से धीरे धीरे श्वास को नाक से बाहर छोड़ेंगे। धीरे धीरे नाक से। तो दर्शकों, आपने देखा योगा के कितने फ़ायदे होते हैं, तो हमें अपने जीवन में योगा को ज़रूर अपनाना चाहिए। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं डेंगू के ऊपर। जी हाँ, हम सब जानते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, आस पड़ोस में देख रहे हैं कि डेंगू जो है किस तरीके से लोगों में फैलता नज़र आ रहा है। लेकिन क्या वाकई ये भय की बात है? इस पे हम ज़रूर चर्चा करेंगे और हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर अखिलेश दुबे जी। आप जिला मलेरिया अधिकारी हैं भोपाल में। सर, हम आपका स्वागत करते हैं। सर, भय को लेकर हम ज़रूर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि डेंगू सब जानते हैं मच्छर से होता है, तो लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि डेंगू को आप कैसे परिभाषित करना चाहेंगे? जी, डेंगू एक वायरल डिसीज़ है जो एक वायरस के द्वारा होती है। चूँकि ये मच्छरों के द्वारा होती है और मच्छर बरसात में पानी रुकने के बाद ज़्यादा बढ़ते हैं, तो बरसात में
इसका शुरुआत होती है और जून से इसकी शुरुआत हो जाती है। सितंबर और अक्टूबर में केसेस की संख्या में वृद्धि होती है और नवंबर तक ये जाता है। इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे सर्दी प्रारंभ होती है डेंगू के केसेस में कमी आने लगती है। तो ये एक वायरल डिजीज़ है जो एक मच्छर, ख़ास तौर पे उस मच्छर का नाम है एडिस मॉस्किटो के द्वारा। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी है। लेकिन सर एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब भी मौसम का परिवर्तन हम देखते हैं, ख़ास तौर पे बारिश से जब ठंड आती है, उसी समय क्यों सबसे ज़्यादा हम डेंगू के केसेस सुनने में आते हैं? बारिश, मानसून के बाद बारिश के पानी बरसता है और ये पानी जब रुकता है, बारिश के समय पर तो पानी बहता रहता है तो फ्लोइंग वाटर रहता है। जब बारिश रुक जाती है, मौसम खुलता है, तब पानी जो जमाव हो जाता है जगह जगह, उसमें मच्छर पनपते हैं। मच्छर पानी में ही पनपते हैं तो उनको अनुकूल ब्रीडिंग सोर्सेज मिलते हैं। और उसके बाद टेम्परेचर भी जो होता है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है मॉस्किटो में। तो सितंबर और अक्टूबर में जो टेम्परेचर होता है वो एक तरह से आइडियल टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी भी होती है, तो उसमें मच्छरों की संख्या में आज तेज वृद्धि होती है। हर मच्छर से ये बीमारी नहीं फैलती, लेकिन जो वायरस है, जहाँ पर वायरस एक्टिव है और उसके अनुसार मॉस्किटो भी, क्योंकि अलग अलग बीमारी के अलग अलग वायरस हैं और अलग अलग मॉस्किटो हैं। जैसे मलेरिया है, मलेरिया एनोफिलीज के द्वारा फैलता है। एक फाइलेरिया बीमारी भी होती है जिसमें हाथी पाँव हो जाता है, जो ख़ास तौर पे इस क्षेत्र में तो कम है, लेकिन छतरपुर, रीवा, मध्य प्रदेश के 16 जिले उसके प्रभावित हैं, वहाँ पर वो होती है। और ये डेंगू जो है ये अर्बन डिसीज़ कहलाती है। ख़ासतौर पर आपने सुना होगा बड़े बड़े शहरों में ये ज़्यादा सुनने को मिलती है, रूरल में कम होती है। लेकिन अब जैसा कि हम देख रहे हैं, गांव भी गांव नहीं रहे, वो भी शहर जैसे हो गए हैं। सारी सुविधाएं वहां पहुंच गई हैं, कूलर वहां भी पहुंच गए हैं। तो वो सारी चीज़ें होने से अब कुछ केस वहां पर भी मिलना प्रारंभ हो। बिल्कुल। सर मुझे इनके कुछ लक्षण भी जानना चाहूँगी कि आमतौर पे अगर कोई डेंगू से प्रभावित होता है व्यक्ति, तो लक्षण कौन से मिलते हैं? डेंगू से प्रभावित जब मनुष्य होता है तो उसको सबसे पहले बॉडी में रेशेज, चत्ते जैसे आना शुरू हो जाते हैं, तो ये एक प्राइमरी लक्षण है। इसके बाद आई बॉल के पीछे, आँखों के पीछे बहुत खिंचाव और दर्द होता है। इसके अलावा शरीर में पेन और बुखार भी रहता है। तो ये संभावित लक्षण डेंगू के हैं। इसके बाद किसी पास की निकट की जो स्वास्थ्य संस्था है वहाँ पर जाकर चिकित्सक को दिखाना चाहिए और उसका परामर्श लेकर उसके बताए अनुसार उपचार लेना चाहिए। सर लेकिन क्योंकि जब मौसम बदलता है, जब हम देखते हैं कि बारिश से ठंड की तरफ हम प्रवेश करते हैं, तो थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शन जो सब में है ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसमें सर्दी, ज़ुकाम, फीवर आम तौर पे हर घर में देखने को मिलता है। कैसे हम दोनों को अलग अलग कर पाएंगे? क्योंकि आम तौर पे तो ऐसे ही होता है सर कि जब वायरल होता है तो पहले तो हम खुद डॉक्टर बन के अपना इलाज करते हैं, फिर हम नहीं ठीक होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जब डेंगू होगा तो हम कैसे समझें कि दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि लेट नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, हमें अपना डॉक्टर बनने की कदापि आवश्यकता नहीं है। जब डॉक्टर उपलब्ध हैं, स्वास्थ्य संस्थाएं उपलब्ध हैं, तो चूँकि जैसा आपने अभी पूछा कि बारिश के बाद बीमारियां क्यों होती हैं, तो बारिश के बाद टेम्परेचर एकदम परिवर्तित होता है और अधिक टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर हम जाते हैं, तो शरीर में अनुकूलन की आवश्यकता होती है। और इस समय दूषित पानी भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है, खासतौर पे ग्रामीण इलाके में बारिश का पानी जो होता है, तो पानी के सोर्स जो हमारे होते हैं वो बारिश के पानी से उतने कई जगह शुद्ध नहीं रह पाती हैं। तो एक तो पानी की शुद्धता पर हमें ध्यान देना चाहिए। और इस मौसम के परिवर्तन के साथ अपने शरीर में, और आप देखिए ख़ासतौर पे इसी समय हर धर्म में कहीं नवरात्रि के उपास होते हैं, कहीं पर्ण पीयूष होते हैं, और तो शरीर को उसके अनुकूल रखने की आवश्यकता है। यदि हम प्रॉपर तरीके से रहेंगे, प्रॉपर कपड़े पहन के रहेंगे, तो निश्चित रूप से इससे बचा जा सकता है। लेकिन सर एक नॉर्मल वायरल है, नॉर्मल फीवर आ रहा है, और तो हम कैसे समझेंगे कि डेंगू है या नॉर्मल है? मतलब उसका एक डिफ्रेंसिएशन आप क्या बताएंगे? इस समय वायरल फीवर भी चलता है जी, और हर फीवर डेंगू नहीं होता, हर फीवर मलेरिया नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन उनके लक्षणों के आधार पे, जैसे अगर मलेरिया की भी बात करें तो मलेरिया एनोफिलीज के द्वारा होता है, और मलेरिया में ठंड लग के बुखार आता है व्यक्ति को, और अल्टरनेट बुखार रहता है, लगातार नहीं रहता, आज है फिर उतर जाएगा, फिर आएगा, फिर उतर जाएगा। तो ये मान के चलते हैं कि ये मलेरिया हो सकता है। मलेरिया के लिए रक्त पट्टी के द्वारा जांच की जाती है। ये सुविधा ग्रामीण इलाकों में भी जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र, आरोग्य केंद्र बने हुए हैं, वहाँ पर आशा स्तर पर ये सुविधा शासन के द्वारा उपलब्ध की गई है। वहाँ पर इनका निःशुल्क जांच हो जाता है। और अब एक रैपिड डायग्नोस्टिक किट नई चीज़ आ गई है, जिससे देन एंड देयर वहीं के वहीं जांच करके
वो आशा आपको बता सकती है कि आपको मलेरिया है, कौन सा मलेरिया है, और वहाँ पर उपचार भी हो सकता है। डेंगू की जहाँ तक बात करें तो डेंगू में एलाइजा टेस्ट ही मान्य है। बिल्कुल। इसका कार्ड टेस्ट के द्वारा जो परीक्षण किया जाता है उसको भारत सरकार के द्वारा मान्यता नहीं है। तो ये मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये कहाँ उपलब्ध है। भोपाल में 5 जगह पर, गांधी मेडिकल कॉलेज, एम्स मेडिकल कॉलेज, जेपी हॉस्पिटल, बैरागढ़ सिविल हॉस्पिटल और बीएमएचआरसी गैस राहतकारी, इन 5 जगह पर निःशुल्क एलाइजा के द्वारा जांच करवा सकते हैं और हम जान सकते हैं कि हमें डेंगू है अथवा नहीं है। सर, जिस प्रकार से हम आम तौर पे देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, आसपास देखते हैं, बड़ा भय का माहौल हो जाता है। ऐसा लगता है डेंगू हो गया तो मतलब अब कुछ भयानक ही होने वाला है। तो भय ज़रूरी है कि हम डेंगू के साथ में लेकर आएँ अपने साथ? इतना है ये खतरनाक? बिल्कुल भी भय की आवश्यकता नहीं है, इसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है, चिंतन की आवश्यकता है कि हम डेंगू से कैसे बच सकते हैं। अभी तक भोपाल में लगभग 500 साढ़े 500 का आंकड़ा है डेंगू में, तो ये केसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, इतने केस तो हो सकते हैं। सावधानी की हमें आवश्यकता है। डेंगू बहुत जल्दी चूँकि फैलता है, तो इसको फैलने के रोकने के लिए छोटे छोटे उपाय से हमको पर्सनल प्रोटेक्शन पर ध्यान देना चाहिए और मच्छरों से अपना स्वयं का बचाव करना चाहिए। मच्छर ही अगर नहीं होंगे, ख़ास तौर पे जो एडिस का मॉस्किटो है, ये एक लग्जरी मॉस्किटो भी कहलाता है और ये घर के अंदर रहता है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दिन में काटता है। जी। तो हमें अपने घर के आसपास पानी, जैसे कि मैंने देखा है कि लोग फ्लावर पॉट लगाते हैं, मनी प्लांट लगाते हैं, इसमें भी यदि पानी नहीं बदलेंगे तो उसमें भी मच्छर ब्रीडिंग कर सकता है। इसके अलावा फ्रिज की जो ट्रे होती हैं, ख़ास तौर पे सकोरे जो पक्षियों को पिलाने के लिए रखते हैं, यदि उसमें पानी को नहीं बदला जाता तो निश्चित रूप से वो लार्वा होते हैं। तो सफाई पर हम विशेष ध्यान दें। और आजकल तो स्वच्छता का बहुत अभियान चल रहा है, इसमें जागरूकता लोगों में आई है और उसका निश्चय रूप से कार्यक्रम पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग की टीम, नगर निगम की टीम जो डेंगू प्रभावित क्षेत्र है उसके घर के आसपास पूरा सर्वे करती हैं, लार्वा का विनिष्टीकरण करती हैं। लेकिन शासकीय प्रयासों के अलावा जन सहयोग भी बहुत आवश्यक है। यदि जन सहयोग रखेंगे, जागरूक रखेंगे, जागरूकता ही बचाव है और बचाव उपचार से बेहतर है। इस मंत्र पर कार्य करते हुए हम इन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। सर, डेंगू होने पर फिजियोलॉजिकल कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, या मैं अगर बात करूं ब्लड के लेवल पे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बदलाव देखा जाता है? जैसा मैंने आपको पहले बताया कि डेंगू में भय की आवश्यकता नहीं है। 95% केसों में डेंगू के मरीज बिल्कुल स्वतः ठीक हो जाते हैं। बल्कि कई केस तो हमने ऐसे भी देखे हैं कि हमको और आपको डेंगू हुआ भी हो और हो सकता है कि हमने उसको एक बुखार मानकर निकल गया हो। यदि हमारी इम्यूनिटी पावर मजबूत है तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। 5% जो केस आते हैं इसमें भी यदि उन्हें कोई साइड कॉम्प्लिकेशन है, जैसे डायबिटिक है, एनीमिक है और बीमारियां हैं, ज़्यादा उम्रदार आदमी हैं, तो उन केसेस में कई जगह प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। बिल्कुल। प्लेटलेट की संख्या में भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्लेटलेट की संख्या जो नॉर्मल 1.5 लाख से 4.5 लाख तक रहती है, इसमें 1 लाख या 50,000 तक भी आ जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन यदि वो और भी कम होती है तो कुछ केसों में जहाँ पर प्लेट की संख्या गिर रही है वहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं और ब्लड के द्वारा प्लेटलेट की संख्या को बढ़ाई जाती है। लेकिन ये बहुत कम प्रकरणों में इसकी आवश्यकता होती है। सामान्यतः 2 चीज़ें इसमें प्रमुख हैं। एक तो व्यक्ति रेस्ट करें, दूसरा लिक्विड जूस। लिक्विड का मतलब ये है कि नारियल के पानी या पपीते के पत्तों का रस भी आजकल बहुत ज़्यादा इसमें चलन में है। इन चीज़ों का अधिक से अधिक सेवन करेगा तो प्लेटलेट संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। प्लेटलेट ऐसा नहीं कि डेंगू में घटती हैं, डेंगू में तो घटती ही हैं, लेकिन अगर आपको सामान्य वायरल फीवर है तो उसमें भी प्लेटलेट की संख्याओं में कमी परिलक्षित होती है। सर, जैसे कि आपने बताया कि प्लेटलेट जो है वो काउंट कम हो जाता है आमतौर पे, तो कुछ लोग घरेलू नुस्खे भी अपनाने लगते हैं जब उन्हें पता चलता है डेंगू हुआ है कि प्लेटलेट काउंट बढ़ जाए। क्या वो वाकई कारगर होते हैं और उनको करना चाहिए? लिक्विड और जूस का तो अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। बाकी ये कारगर तो होते हैं, लेकिन इसकी कोई साइंटिफिक थ्योरी तो हमारे पास नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से जो एक धारणा है, और पपीते का पत्ते का, जैसे इसमें मैंने देखा है काफ़ी चलन है और प्लेटलेट की संख्या में बढ़ोतरी भी होती है। इसमें मेन चीज़ यही है कि आप अधिक से अधिक जूस लें और टेम्परेचर यदि बुखार है तो बुखार में पैरासीटामोल के द्वारा बुखार को डाउन करने का प्रयास करें। और एस्प्रिन की गोली या इस तरह की टैबलेट बिल्कुल भी इसमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे खून जो है वो और पतला हो जाता है
और वो नुकसानदायक होता है। तो बुखार को कंट्रोल करने की कोशिश करें, रेस्ट करें, आराम बहुत आवश्यक है। और इसके अलावा ये है कि जूस अधिक से अधिक, कम से कम 4.5 लीटर पानी, और उस पानी में आप ORS, नमक और थोड़ा शक्कर मिला के उसका निश्चित रूप से सेवन करें तो शरीर में लिक्विड की मात्रा बढ़ती जाती है, जो फ़ायदेमंद होती है। लेकिन सर मेरा यहाँ पे एक सवाल ये है कि जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, सालों से लोगों की ब्लड थिनर मेडिसिन चलती हैं, इसको इकोस्प्रिन चलती है, तो उन केसेस में क्या किया जाए? क्योंकि वो भी कहा जाता है कि मैंडेटरी आपको लेना ही है, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति क्या करेगा? तब लेना है या नहीं लेना है? बिल्कुल भी नहीं लेना है एस्पिरिन वगैरह टैबलेट, बल्कि ऐसी परिस्थिति में पैरासीटामोल जो टैबलेट है उसका सेवन करना चाहिए। पैरासीटामोल भी बुखार को उतारने का ही कार्य करती है। तो ऐसे कंडीशन में हमें ब्लड थिनर नहीं लेना है, मेडिसिन लेना है। बिल्कुल। इसी के साथ में लगातार हम आपको यही जानकारी दे रहे हैं, डेंगू से हमें डरना नहीं है। मतलब ये बात जो हम लोग लगातार कह रहे हैं कि भय नहीं होना चाहिए, चिंता का विषय नहीं, चिंतन का विषय है, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट लगातार यहाँ पे कह रहे हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट और सामने निकल के ये आता है कि अगर आपको ब्लड थिनर मेडिसिन चल रही हैं तो ऐसे समय पे अगर डेंगू हो जाता है तो आपको वो मेडिसिन नहीं लेनी है। और कोशिश ये है कीजिए कि जब भी आपको डेंगू होता है या कोई भी अन्य बुखार आता है तो निजी जो भी आपके डॉक्टर हैं सबसे पहले जाके उनको ज़रूर दिखाइए। खुद से अपने आप इलाज ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसी के साथ सर अगर मैं बच्चों की बात करती हूँ, छोटे बच्चों को अगर डेंगू हो जाता है तो उनको क्या कुछ विशेष सलाह देना चाहेंगे आप? यही चीज़ें बच्चों के साथ भी एप्लीकेबल होंगी कि उनको भी पहली बात तो यह है कि बच्चों को डेंगू होना तो इसके लिए उन्हें मच्छरों से बचाने का पूरा प्रयास होना चाहिए। सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल भी इन सारी बीमारियों से बचाव का बड़ा निरापद तरीका है। इसके अलावा एक गम्बूसिया फिश है जो हमारे कार्यालय द्वारा निःशुल्क वितरण की जाती है, जो लार्वीवोरस फिश है। कहीं ऐसी वाटर बॉडीज़ हैं जिसमें हम लगता है कि पानी 3-4 महीने रहेगा, तो थोड़ी सी भी मछलियाँ छोड़ दें तो वो चूँकि लार्वीवोरस है तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके अलावा जो रिपेलेंट आजकल बहुत सारे उपलब्ध हैं, इनका भी यथासंभव उपयोग किया जा सकता है। तो मच्छर से बचाव के पूरे साधन अपनाना चाहिए। पूरी बांह के कपड़े अगर बच्चों को पहना के रखें हम, क्योंकि देखा गया है कि खुले जो अंग होते हैं वो मच्छरों के लिए सहज सुलभ हो जाते हैं। तो इस तरह से आप अपना पर्सनल प्रोटेक्शन पे विशेष ध्यान केंद्रित करें। तो ऐसी नौबती क्यों आए? प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन को बेटर मानते हुए हम इस तरह के प्रयास करें कि ऐसी स्थिति ही न निर्मित हो। अगर यदि इसके बावजूद भी आता है तो निकट के स्वास्थ्य चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उसके परामर्श के अनुसार। एक चीज़ मैंने और देखी है कि कई रूरल इलाके में हमारे आज भी बुखार आने पर लोग बाबा और झाड़ फूंक पे भरोसा करते हैं। तो ये किसी भी दशा में इसका कोई प्रभावी परिणाम नहीं मिल सकता है। इसका केवल उपचार और पूर्ण उपचार लेने के बाद हम स्वस्थ हो सकते हैं। बिल्कुल। आखिरी मैसेज सर आप हमारे तमाम दर्शकों को क्या देना चाहें? जागरूकता ही बचाव है और शासन के द्वारा तो जो कार्य किए जा रहे हैं, मगर जन भागीदारी की नितांत आवश्यकता होती है। व्यक्ति स्वयं में स्वच्छ रहे, जागरूक रहे तो सारी बीमारियों से बड़े आराम से बचा जा सकता है। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। हमारे बीच में डॉक्टर अखिलेश दुबे जी थे। आप जिला मलेरिया अधिकारी भोपाल में पदस्थ हैं। आपका यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ में दर्शकों आज हमने जो बातचीत करी थी वो हमने साइबर क्राइम पे बात करी, साइबर सिक्योरिटी पे बात करी और साथ में डेंगू को लेकर बात करी। ये तो आज हमने नमस्कार एमपी में अपना विषय लिया था जिस पर हमने चर्चा की और पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप जुड़े रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश। आज के लिए नमस्कार एमपी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।